To Dr. Maitre, and especially thank you to Akram Haq Bhai for inviting me to this World Education Conference. It's my pleasure to be here, connecting online to the educationists of the world. All people from the field of education who want to ensure that education becomes something which will yield results, not the way it has been going on, want to change. And I can see that almost 400 people have been participating in this. We have had deliberations for 3 days. I sincerely want to congratulate each one who has attended this and each one who has Thank you to the organizers here today for inviting me to this discussion. I was listening very carefully and attentively to our Honorable Minister from Delhi, and you have rightly mentioned this, that Delhi is now becoming model to the world, and the experience of Delhi can be replicated across the region, and we have so much to learn from it because we all have almost similar types of challenges in our education system. Good afternoon to all the academic luminaries from different parts of the global participating in these sessions of the World Education Conference 2021. The organizer of this conference, the Policy Times, ladies and gentlemen who are joining the session through social media platforms like Facebook and YouTube. It is a moment. हेलो, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। मैं हूं अकरम हक, एडिटर। पॉलिसी टाइम्स भारत का एक ऐसा मीडिया है जो प्रगतिशील पत्रकारिता को प्रमोट करता है। यानी हम अपने लाइफ टाइम में पॉलिसी टाइम्स के द्वारा इस देश में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। डेवलपमेंट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होती है किसी भी देश की और किसी भी डेमोक्रेसी की। सबसे आज ये हमारा पहला एपिसोड है। इस एक सीरीज हम ला रहे हैं जहाँ पे हम कुछ जाने माने जो सच में एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर विषय में, उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे उस सेक्टर की क्या समाधान है, सोल्यूशन है, उसको जानेंगे उन्हीं एक्सपर्ट से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने मुद्दा उठाया, वो है एग्रीकल्चर। आप जानते हैं किसी भी देश की एग्रीकल्चर यानी खेती सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। खास करके हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी हमारे देश का है, लेकिन अगर आप देखें लगभग आज भी 60% देश की आबादी खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और पहले तो ये 90% था। अगर आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देखें तो एग्रीकल्चर पहले 60% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आते थे। आज वो कम होके करीब 17 से 18%, 20% से नीचे है। तो ये कुछ आंकड़ा है, लेकिन ऐसे जैसे इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे जा रही है, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आएगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन क्या इंडियन एग्रीकल्चर उतनी मजबूत हो रही है? एक तरह अगर आप देखें तो इंडिया हम दुनिया के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग एक कंट्री है। हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्रूट्स भी बनते हैं। दुनिया के जो बेस्ट सबसे बड़े कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें से भी हम रैंक करते हैं। दूसरे तरीके अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फूड वेस्ट जो होता है वो भी हमारे देश में होता है। एक आंकड़ा कहती है कि 93,000 करोड़ रुपीस यानी 90,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा अमाउंट का फ्रूट और वेजिटेबल वेस्टेज जो होता है, जो खराब हो जाती है, वो हमारे ही देश में होती है। तो आप सोचिए कि 90,000 करोड़ रुपए का जो फूड और फ्रूट्स वेस्ट होती है उसको अगर बचाया जाए तो कितना और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली बात तो दुनिया का हम फूड प्रोड्यूसर हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तमाम चैलेंजेस क्या है, इसकी समाधान क्या है? ये जो फार्मर प्रोटेस्ट आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो 100 दिन हो गया, 248 से भी ज्यादा फार्मर्स की डेथ हुई है अभी तक, लेकिन ये फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी ऑनगोइंग है और चल रहा है। लेकिन इसका अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है और फ्यूचर क्या है, इस पे हम जानकारी लेंगे। और अक्सर फार्मर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि फार्मर्स थोड़ा इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और हमारे साथ जिनको हमने बुलाया आज हमारे स्टेज पे, वो किसी भी दूसरे फील्ड के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में से कहीं ज्यादा आगे हैं।
डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपको डॉक्टर त्रिपाठी जी। नमस्कार। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी नेशनल कन्वीनर हैं ऑल इंडिया फार्मर्स फेडरेशन के। ये एक ऐसा बड़ा फेडरेशन है, लगभग 40 फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। 7 बार उनको अवार्ड मिला है बेस्ट फार्मर का पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे। 4 बार उन्होंने एमए किया है अलग अलग फील्ड में, यानी 4 अलग अलग एमए के डिग्री उनके पास है। 2 उनके पास डॉक्टरल डिग्री है अलग अलग जगह पे, और दुनिया के कई कंट्री में गए हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, शुरू से उनके लेखक काफी प्रचारित हैं पूरे देश में अलग अलग कोने में, और बहुत अच्छी तरह बेहतरीन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। स्वागत करते हुए राजाराम जी आपको पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ। 100 दिन गुजर गया, 248 से भी ज्यादा फार्मर की डेथ हुई है। एग्रीकल्चर की कॉमन अगर कुछ मैं प्रॉब्लम आपके सामने उठा के देखूं, आप जानते हैं और हमारे दर्शक भी बहुत सारा अच्छी तरह जानते हैं, जैसे हमारे लैंड होल्डिंग छोटे हैं, मैंने फार्मर के पास जमीन छोटे जमीन होता है। फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा है, ऑटोमेशन यानी मेकेनाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर में उस तरह से नहीं है। बहुत सारे माइग्रेशन हो रहा है हमारे फार्मिंग से, अच्छे टैलेंटेड लोग जो फार्मिंग छोड़ के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। हम ज्यादातर फूड क्रॉप्स बनाते हैं, कैश क्रॉप्स नहीं बनाते हैं। इस तरह से कई सारे हमारे एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम है। फार्मर को प्रोटेक्ट को सामने रखते हुए सरकार की जो नीति है कुछ सोल्यूशन लाने का भारत की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम का, ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं बंद हो रही है? क्या हम एग्रीकल्चर के कोर इश्यूज को टच कर पा रहे हैं, सरकार कर पा रही है? आपका क्या इसमें विचार है और सरकार के प्रस्ताव है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि जो भारत की खेती है बहुत ही दशा से गुजर रही है, और इसके कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जो खेती की जो सीमा है, लैंड होल्डिंग है, वो धीरे धीरे कम होती है। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के तहत जैसे जैसे जो सीमा कम होती है, लागत उसकी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ जो इनपुट कास्ट है वो पिछले 3 दशकों में कई गुना बढ़ी। जो मजदूरी है वो भी बढ़ी। तो आज हालात ये हैं कि अधिकांश जो खेती है वो घाटे का सौदा बन रही है। अगर हम लागत की बात करें तो गेहूं की समग्र लागत को अगर जोड़ें या स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे आए तो लगभग 27 रुपये तो लागत बैठती है गेहूं की, और 27 रुपये किलो की अगर लागत बैठती है तो 1.5 कीमत अगर रखे तो कहा जाएगा। अब 1960 के अगर हम बेसिक इंडेक्स को भी देखें, मूल्य सूचकांक को देखें देश का, तो अनाज के का जो भाव था, कृषि उत्पादों का जो भाव था, और सोने का भाव या अन्य दिगर ईंट का भाव, अन्य सारी चीजों का भाव जो था, उसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि सारी चीजें तो 10 गुना आगे निकल गई, उनको 10 गुना मूल्य मिलने लगा। लेकिन किसान को अपनी मेहनत पे और लागत पे उसका केवल 10% पे ही टिका है। मैं एक बड़े साधारण से बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक उदाहरण बताता हूँ। वेस्पा तब भी था, आज भी है वेस्पा स्कूटर। तब एक शिक्षक को 70 रुपया तनख्वाह मिलते थे, और उसको 30 महीने की तनख्वाह में एक खरीदता था, 30 महीने की तनख्वाह से। और आज वही शिक्षक इसको 2 या 3 महीने की तनख्वाह में खरीद सकता है। ईंटें की अगर बात करें तो एक बोरी में कम से कम 2000 ईंटें आ जाती थी, और आज जरा हम देखें कि एक बोरी में 1000 ईंट के लिए हमको 4 बोरी गेहूं बेचने पड़ रहे हैं, 4 बोरी। तो इसी से आप अंदाज लगाएं। और दीगर चीजों की भी बात करें तो एक तो मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ तकनीक, अच्छे बीजों का अभाव है, बाजार की व्यवस्था सुचारू नहीं है, मंडियां दूर हैं, और साथ ही साथ कैश क्रॉप या विश्व बाजार, विश्व मंडी से जो जुड़ना चाहिए था हमें, जो ग्लोबल मार्केट को जिन चीजों की जरूरत थी, जो हमारा कोर एरिया था, हम खाद्य सब्जी के अलावा मसाले, औषधियां, एडिबल ऑयल, एडिबल कलर्स, अलग हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होती हैं ग्लोबल मार्केट की, उसके लिए हमें उगाना चाहिए था। और हमारे पास सुविधाएं भी हैं, जलवायु उस तरह की है, मिट्टी उस तरह की है, और हम वो कर सकते हैं। 16 क्लाइमेटिक जोन है हमारे पास, तो लेकिन हमने उसका दोहन हम नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो रिसर्च हुई, मेरा मानना है वो रिसर्च भी लेबोरेटरी से चल के खेतों तक उस तरह से नहीं पहुंची जैसे कि जिससे कि उसका फायदा मिलता। बहुत बेहतरीन, आपने काफी सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंज में बस 3 पॉइंट्स लेना चाह रहा हूँ।
और आपका इसमें सॉल्यूशंस के तौर पे पूछना चाहूँगा। नंबर 1, आपने ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोरेशन की बात करी, यानी हम इंडियन फार्मर, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक है दुनिया के, हम ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट को कैसे एक्सप्लोर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि बाकी सारे सेक्टर में जिस तरह से प्राइस तेजी से बढ़ी है, एग्रीकल्चर में उस तरह से नहीं बढ़ा। अभी हाल ही का एक आसाम का रिपोर्ट आया, सरकार ने ऐसे कानून लाया कि वो लगभग फ्री में, यानी एक्सट्रीमली सब्सिडाइज्ड रेट में चावल और गेहूं सब लोगों को बांट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि फार्मर को उसकी जो एक्चुअल कीमत जितनी मिलनी चाहिए थी मार्केट रेट पे, वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा सरकार के सामने भी डाइकोटोमी है, जैसे आप बोलते हैं कि एक तो फार्मर को अच्छा प्राइस देना है, ये सरकार के सामने चैलेंज है। दूसरी बात, उसको फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, यानी जो फूड की खाने की जो कीमत बढ़ती है, उसको भी सरकार को रोकना है। ये अजीब वो कश्मकश है पॉलिसी मेकर्स के सामने। ये चीज कैसे फाइट आउट करें? मैं फिर यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा चाइना से, आपका एक्सपीरियंस चाइना और अमेरिकन मार्केट का लेना चाहूंगा। वो लोग किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हैं? देखिए, अमेरिका का मॉडल जैसा हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार जीडीपी में जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो बढ़ता हुआ ग्राफ हम दिखाते हैं और हम कहते हैं कि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं या जो हमारे प्लानिंग कमीशन है, वो अगर ये दिखाते हैं कि हाँ साहब, अमेरिका की तरह हमारी डिपेंडेंसी अब एग्रीकल्चर पे कम होते जा रही है और हम भी एक विकसित राष्ट्र बन रहे हैं, उद्योग सेक्टर हमारा बढ़ रहा है। जबकि जलवायु और क्षेत्रफल के आधार पे जब देखें, जनसंख्या के आधार पे देखें, तो अमेरिका और हमारी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं ही अलग हैं। उनकी जनसंख्या कम है, खेती की जोत सीमा हजारों एकड़ों में है प्रति किसान। तो मेरा मानना यह है कि भारत में वह सॉल्यूशन हमारे लिए मुफीद नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो जीडीपी में अगर हम सही में इसकी जो उत्पादन लागत के आधार पे जब तक चीजों का मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक किसान की आर्थिक दशा ऊपर नहीं आएगी। तो वास्तविक में हो तो ये रहा है कि फूड ओरिएंटेड सब्सिडी जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव जी ने चालू की और धीरे धीरे उसके जरिए बम्पर वोट मिला, तो धीरे धीरे सभी पार्टियां उसे डेमोक्रेसी में वोट हासिल करने का एक हथियार बना चुकी है, बातें चाहे जो भी करें। और इसके चलते जो हमारा आर्थिक ताना बाना है खेती का, वो चरमरा गया है, इसे हम समझे। और जीडीपी में यदि हम धान और चावल या जो प्रमुख फसलें हैं उनकी कीमत को हम युक्त कर दें, तो आप पाएंगे जीडीपी में आपका 3 गुना सेक्टर बढ़ गया, एक्चुअल सेक्टर बढ़ जाएगा खेती का। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि फूड ओरिएंटेड सब्सिडी के बजाय इसके मूल्य को युक्त रखा जाए। चाइना के मॉडल को भी हम इसलिए कॉपी नहीं कर सकते, जिस तरफ से आप एफईजेड बना रहे हो, बड़े बड़े एग्रो हब बना रहे हो, एग्रो पार्क बना रहे हो, ये मॉडल आपके यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा, ना हो पा रहा है। ये 7 सालों में पिछली सरकार ने 200 एग्रो पार्क की बात की थी, एसईजेड की बात किए थे, कितने फूड ओरिएंटेड कितने लग पाए? क्योंकि बेसिक मॉडल ही उनका और हमारा अलग है। वहाँ खेती में उत्पादन के जो साधन हैं वो राज्य यानी स्टेट प्रोवाइड करता है, और हमारे यहाँ 5 एकड़ या 10 एकड़ की खेती से कोई इंटरप्रेन्योर करना चाहे तो ट्रैक्टर से लेके बाउंड्री फेंसिंग, लेबलिंग, छोटा सा हट, ड्रिप इरिगेशन, बोरवेल, सब कुछ करने में उसे 15 से 20 लाख लगते हैं। 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट लगता है 10 एकड़ पे, तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट का ब्याज को भी उसे पैदा करना कठिन है। तो दोनों जगह के अमेरिका और चाइना दोनों मॉडल हमारे यहाँ नहीं होंगे। हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी जनसंख्या, हमारी जलवायु, जैव विविधता, इसका हल हमारा खुद का एक मॉडल होगा। हम ये जो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्लानिंग कमीशन के विशेषज्ञों से मेरी चर्चा होती, मैं बताता हूँ हल है, ऐसा नहीं कि हल नहीं है, लेकिन ईमानदारी से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसे करने की आवश्यकता है। तो मेरी आखिरी सवाल फिर इसी पे होगी कि अगर हम अमेरिकन मॉडल को नहीं अपना सकते हैं या चाइनीज मॉडल को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन प्रॉब्लम चैलेंजेस को सामने रखते हुए फिर क्या हल होंगे? और सरकार जो ये बिल ला रही है, क्या उसमें कुछ हल है या उससे अलग क्या आप सजेशन देना चाह रहे हैं? और ये जो प्रोटेस्ट चल रही है, इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन? वास्तव में
जैसे आपने कहा कि अगर अमेरिका का मॉडल सही नहीं है या अमेरिका का मॉडल ऑलरेडी फेल हो चुका है अमेरिका में, अब सबको पता है, नाउ इट इज ओपन सीक्रेट, या चाइना का मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, तो भारत में कौन सा मॉडल आए? भारत में छोटे छोटे उद्योग, विकास खंड स्तर पे, तहसील स्तर पर छोटे छोटे गोदामों की आवश्यकता है, छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट की है। मैं आपको अपडेट करूंगा, लगभग ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डाटा थे कि 2 लाख करोड़ का हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, लीकेज है, तो इसे हम ठीक कर सकते हैं इसके जरिए। अब ये तीनों बिल की जहां तक बात करते हैं, ये कारपोरेट के लॉबिस्ट जो होते हैं उनके दबाव में लाए गए हैं। किसान संगठनों से अगर पूछते तो शायद इसे बेहतर बनाया जा सकता था। मैं ये मानूंगा कि पूंजी को आकर्षित किया जाना चाहिए, भारत की खेती में पूंजी निवेश आना चाहिए, उद्योगपतियों को भी जोड़ना चाहिए, लेकिन एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए। भारत का किसान 84% हमारे किसान 4 एकड़ से कम के छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास ना फाइनेंशियल मसल पावर है ना किसी तरह का कोई है। उधार लेके, कर्ज लेके, लोकल साहूकारों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेके वो खेती करते हैं, और वो कॉर्पोरेट के साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, चाहे प्राइवेट मंडी में जाएं, ये दोनों जगह उसका भयंकर शोषण होना तय है और ऑर्गेनाइज शोषण होना तय है। एक कानून में लिखा हुआ है, इन द लाइन एंड इन बिटवीन लाइन, बिंदुवार इनकी व्याख्या की जा सकती है, कई बार मैंने व्याख्या की भी है। तो इन कानूनों को के खिलाफ इसीलिए सारे लोग खड़े हैं। अब इसका अंत क्या होगा? लोकतंत्र में कोई भी समस्या बातचीत से सुलझती है। जब आपके देश में जो आक्रमण चाइना करता है, पाकिस्तान ने किया, उसके साथ आप लगातार वार्ताएं करते हैं, तो जो आपकी डेहरी पे, आपके दरवाजे पे बैठे हुए हैं 4 महीने से, उनसे सरकार बातचीत करने पर अगर गुरेज कर रही है, तो यह सरकार इस समस्या के मार्ग को हल करने के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है। समस्या पैदा भी उसी की हुई है। ये तीनों कानून किसानों ने मांगे नहीं थे, आपने स्वस्फूर्त होकर लाए हैं, किसानों से चर्चा भी नहीं की आपने, और आज अगर इस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाए हैं आप, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अभी भी अपनी गलती सुधार सकती है। जितना देर कर रही है, ये सरकार के खाते में गलतियों का इजाफा ही हो रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी थे, जो एक बहुत जाने माने एजुकेटेड फार्मर हैं हमारे देश का। 7 बार उनको बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला है, और उनसे हम जान रहे थे कि भारत की एग्रीकल्चर की जो कोर समस्याएं हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी सोल्यूशन किस तरह से आ सकता है। जो 100 दिन से जो ये ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक ही हल है, नेगोशिएशन, डिस्कशन, और मुझे लगता है वो दोनों तरफ से प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सरकार के डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज हैं, उनको सामने आके इस पर करना चाहिए। लेकिन बात ये है, क्या ये बिल सच में देश की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को हल कर सकती है? ये तो देखने का है, और हमारे एक्सपर्ट्स इसमें और ज्यादा राय देंगे। आज 2-3 चीजें जो डॉक्टर त्रिपाठी जी ने शेयर किया। पहली बात, सब्सिडी हमारे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है। आज तक सरकार ने आंख बंद करके इतना ज्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है, और पेट्रोल में, शायद किसी भी सेक्टर में नहीं। लेकिन ये सब्सिडी, एक बात मुझे क्लियर जो पता चला कि सब्सिडीज के हल नहीं है। हमें फार्मर को सही प्राइस देनी चाहिए अपने प्रोड्यूस की। इसमें एक हल हो सकता है, 2 लाख करोड़ रुपए की जो क्रॉप हार्वेस्ट लीकेज होती है अपने सिस्टम से, उस लीकेज को कैसे बंद किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। FDI अट्रैक्शन मस्ट है, हमें इन्वेस्टमेंट निवेश चाहिए, लेकिन वो ऐसे हो विन विन सिचुएशन। ये 3-4 पॉइंट्स मुझे आज की डिस्कशन से मिला। सो आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स, और हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे और किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, ताकि इस छोटे एक पैकेज में आपको कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट जानकारी मिले कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसको हल ला सकते हैं। थैंक यू। कीप वॉचिंग द पॉलिसी टाइम्स।